साथियों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आज के आयोजकों को मैं धन्यवाद दूंगा। इसकी बेहद ज़रूरत थी और मुझे ये मौका देने के लिए। तो मिथक की राजनीति से अब हम लोगों को मिथक की अर्थनीति की ओर धकेला जा रहा है। ये काला धन की बहुत चर्चा लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने उस दौर में भी सुनी थी और उस समय जो बात चल रही थी कि काला धन ज़्यादातर विदेशी बैंक में है और इतने हैं कि उसको अगर लाया जाएगा तो 15-15 लाख हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिल सकते हैं। और अब 2 साल के अंदर ऐसा एक जादू हुआ कि वो विदेशी बैंक वाला काला धन वो तो पर कहाँ चला गया। वो काला धन सब 500-1000 रुपये के नोट बन करके हमारे आपके जेब में वो आ रहे हैं। तो ये जो पूरे एक मिथ मेकिंग चल रही है, शायद इसके पीछे एक हम लोगों के दिमाग में जो काला धन के बारे में आइडिया रहता है। हिंदी में देखिए, हम लोग पूंजीपति जब कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं धन्ना सेठ, तो हमारे दिमाग में एक सेठ की तस्वीर आती है, बड़े तोंत वाले, और वो धन को भी हम उसी हिसाब से सोचते हैं कि वो एक किसी घोड़े में कहीं रखा गया है, वो ज़बरदस्त एक कहीं जमा करके छुपा के रखा गया है। और जो पुराने ज़माने के हम लोग सुनते हैं कि खुदाई करने के बाद उस ज़माने के सिक्के मिले हैं किसी घड़े के अंदर। तो ये जो दिमाग में एक फैंटेसी है, एक सोच है काला धन के बारे में, धन के बारे में, उसी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है कि काला धन वो इसी रूप में, धन के रूप में और छुपा करके रखा गया। ये जो ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा सोचने से ही आइडिया मिलता है, क्योंकि अगर धन मतलब अगर हम नोट समझते हैं तो नोट को तो अब अगर रखे 500 रुपए के नोट को अगर हम बिस्तर के नीचे रखें, वो अगर 5 साल 10 साल भी रखा रहेगा तो 500 रुपए का नोट 500 रुपए का ही नोट रह जाएगा, या हो सकता है उसमें कहीं दिमाग लग जाए, कुछ हो जाए, वो नोट बर्बाद हो जाएगा। वो 500 रुपए का नोट बढ़ करके 1000 रुपया नहीं बनेंगे। तो जिनको इकोनॉमी से मतलब है, जिनको प्रॉफिट से मतलब है, जिनको वेल्थ से मतलब है, वो उस नोट को जरूर सर्कुलेट करेंगे। और इसीलिए जो बात प्रभात पटनायक जी बार बार कह रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक स्टॉक नहीं है, ये एक फ्लो है। काला धन वो चलता रहता है। हम प्रोफेसर अरुण कुमार को भी पढ़ रहे थे, उन्होंने ठीक से कहा कि ये ब्लैक मनी से ज़्यादा हमें ब्लैक इकोनॉमी की चर्चा करनी चाहिए। पैरेलल जो इकोनॉमी है और उसका एक छोटा हिस्सा ब्लैक मनी के रूप में है। अगर मान भी लेते हैं कि एक ब्लैक मनी, अगर थोड़ा एक म्यूजिकल चेयर की अगर हम लोग कल्पना करें कि कोई वो मनी जो घूम रहा है उसमें अचानक जब डिक्लेयर कर दिया गया, ये एक म्यूजिकल चेयर से आप सोच सकते हैं कि अचानक जब म्यूजिक बजना बंद हुआ तो वो जो 8 तारीख रात को 12 बजे कह दिया, मोदी जी ने 9 बजे तक कह दिया कि आप म्यूजिक बजना बंद हो गया, अब ये 500-1000 का नोट जहां भी है वो अब लीगल टेंडर नहीं है। तो उसमें एक छोटा हिस्सा जिनके सामने हो सकता है कुर्सी गायब हो गई और वो फंस गए, बहुत छोटा एक हिस्सा हो सकता है जो इसमें स्ट्रैंडेड हो जाए, उसमें से भी वो रास्ता निकाल लेगा। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसका फ्लो बरकरार है और उस फ्लो में वो विदेशी बैंक में भी है, वो सारे टैक्स हेवन में है, वो हमारे देश के अंदर तमाम जो काली कमाई और काली संपत्ति वो बरकरार है। इसलिए ये जरूर हम समझते हैं कि हम लोगों को इस पे जाना ही होगा कि ब्लैक मनी के बारे में जो एक मिथिकल जो एक आइडिया है, उस आइडिया, ये अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि इसको लेके एक बहस चली है और जरूर इस बहस का हम भी फायदा उठा सकते हैं। हमें भी इसमें जाना पड़ेगा कि ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी के बारे में एक पूरे देश में एक पब्लिक डिबेट इससे हुई। अब हमारे सामने 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ब्लैक मनी की चर्चा फिर से चल पड़ी, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि कम से कम वो पाकिस्तान के साथ अभी जंग में जाना चाहिए और वो करना चाहिए। उसके बजाय अगर इकोनॉमिक एजेंडा सामने आया, सरकार ने खुद अपनी मजबूरी के चलते वो इकोनॉमिक एजेंडा को फिर सामने लाने का सरकार ने काम किया, वो निश्चित तौर पर हमें इस एजेंडा को अपने ढंग से उस एजेंडा में लगना पड़ेगा। सेकेंडली, इसमें ब्लैक मनी क्यों, ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया, क्यों किया गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी के पास एक तर्क है, वो उसके पॉलिटिक्स में है। अब अगर जेटली जी को सुनेंगे तो जेटली जी को सुनने से लग रहा है कि शायद लोगों में बैंकिंग की आदत डालने के लिए किया गया, लोगों को बैंक में धकेलने के लिए। ये लोग इसको एक कल्चरल सवाल समझते हैं।
जैसे शौचालय का भी विज्ञापन अगर आजकल आप देखेंगे, जो सुनेंगे, उसमें लग रहा है कि शौचालय कोई कल्चरल समस्या है। ऐसे ऐसे लोगों की कल्पना की जाती है जिनके घरों में बड़े बड़े टीवी है, लेकिन अंकल जी को शौचालय में जाने की आदत नहीं है, और बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि अंकल जी आप उसको शौचालय में आपको जाना पड़ेगा। तो ये पूरे इसको एक कल्चरल सवाल के रूप में हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि हमारी बैंकिंग की आदत नहीं है, हम आज भी बहुत पुराने तरीके से जी रहे हैं। तो बैंकिंग की आदत डालो, बैंक में जाओ। जेटली जी ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाना होगा। तो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर कुछ प्रोडक्ट के विज्ञापन में दिखाई पड़ती है। उसमें दो अगर विज्ञापन खास तौर पर आप सबको याद है, एक जियो है और एक पेटीएम है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एक स्लोगन बन जाता है जियो पेटीएम से। तो जियो पेटीएम से इसके लिए, और जब हमने ट्विटर पे इसको डाला, किसी ने कहा कि इसके साथ और जोड़ दीजिए कि मरो एटीएम पे। तो जियो पेटीएम से ये कल्चर लाने के लिए शायद यहाँ किया गया कि आप इसको डिमोनेटाइज करके लोगों को अचानक इस हाथ धकेल दिया जाए। वो मनोहर पर्रिकर को सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का हमने हल निकाल लिया, क्योंकि वो जो नौजवान सड़क पे आ जाते थे और पत्थर फेंकते थे, उनको 500 रुपए करके मिलते थे, और उनको मिलना बंद हो गया और कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई। तो इनके लिए डिमोनेटाइजेशन में उसमें पूरे कश्मीर का हल है, पाकिस्तान का हल है, उसमें टेररिज्म का हल हो गया है, लोगों की बैंकिंग का हल हो गया है, तो सारा हल। अब उसमें तब वो कहते हैं कि भाई ये जो थोड़ी सी दिक्कत है, वो तो जैसे टीवी में आप लोगों को कहा जाता है कि ब्रेक के बाद, तो वो बस थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए और उस 50 दिन के ब्रेक के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी हमारे सामने जो एजेंडा आया है, काला धन का अपना एजेंडा है, उस पर हम लोग बहस करेंगे कि काला धन पर अगर कार्रवाई करनी हो तो वो जो विदेशी बैंक के पनामा लीक्स के वो जो पेपर्स है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो विदेशी बैंक में वालों की जो सूची आपके पास है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये जो हमारे सारे मेगा डिफॉल्टर है, ये विजय माल्या से लेकर के सारे लोग पैसे लेकर के उड़ के बाहर चले गए, इनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। तो ये जो पूरे अभी आ रहे हैं, जो सहारा, पहले तो राडिया टेप की चर्चा सुनते थे, 2-4 दिन से सहारा बिरला डायरी की चर्चा भी सुन रहे हैं। ये डायरी में जो बातें आ रही है, ये क्या बात है। तो इस पर जरूर हम लोगों को बात करनी होगी कि काला धन के जो सही अगर ठिकानों की बात की जाए, जहां सच में वो है, और सबसे ज्यादा हमें कॉर्पोरेट फंडिंग, ये पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, उस फंडिंग पर निश्चित तौर पर बदल करके इस देश में ट्रांसपेरेंट वो फंडिंग की बात करनी होगी, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, चाहे वो स्टेट फंडिंग हो, लेकिन हमें जरूर इस कॉर्पोरेट फंडिंग पर रोक लगाने की बात करनी होगी। तो काला धन एक हिस्सा है, लेकिन मैं मानता हूं इस समय जो देश के सामने बड़ा सवाल आ गया है, वो जिसको ये लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, वो जो थोड़ी देर की थोड़ी तकलीफ है, वो देश के सामने सबसे बड़ा एजेंडा बन गया। काला धन का क्या होगा, नहीं होगा, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, 50 दिन बाद क्या होगा, उसको लेकर के बहस हो सकती है, इसको लेकर के चर्चाएं हो सकती है, इसको लेकर के बहुत अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अभी हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है, इसको लेकर के किसी तरह के हम समझते हैं कि कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल सच है। जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथी बता रहे थे कि गांव-गांव में जो चर्चा चल पड़ी, जो पुराने लोग हैं उनको इंदिरा गांधी का आपातकाल याद आया, और लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो नसबंदी वाला आपातकाल था, अब ये नोटबंदी वाला आपातकाल मोदी जी के जमाने में ये आ गया है। ये गांव-गांव में जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि इन लोगों को लगा था कि शायद नोटबंदी से जो सरकार की इमेज बन गई है अदानी अंबानी की सरकार के रूप में, हमें इस छवि से छुटकारा मिल जाएगा और नोटबंदी से हम सीधे पहुंच जाएंगे गरीबों के पास, क्योंकि गरीबों के पास 500,000 के नोट नहीं होते हैं। ये बताया जा रहा है हम लोगों को कि 500,000 का नोट तो गरीबों के पास नहीं होता है। मानो कि गरीबी रेखा की ये सबसे आसान नई परिभाषा है कि अगर आपके जेब में 500 रुपए का नोट है तो आप कहीं से भी गरीब नहीं है, बाकी कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो सिंपल एक नई इकोनॉमी के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन मामला बिल्कुल दूसरा है। हम याद कर रहे थे कि 1978 में, उस समय हम स्टूडेंट थे, और 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन है बहुत कोई हम लोगों को याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं याद आ रहा है कि उस समय जो 5,000 के 10,000 के नोट थे, उससे कोई कॉमन मैन का कोई लेना देना नहीं था। बहुत छोटे हिस्से में कुछ ही लोगों के लिए कुछ बात थी। लेकिन आज जो 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट है, ये सब जगह है। आप कहीं भी जहां न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है,
अभी तो मनरेगा में कुछ दिन पहले से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब तक ये डीबीटी नहीं था तो मनरेगा के पैसे आपको नोटों से भुगतान होते थे। हर जगह हमने देखा कि कहीं भी ये हम लोग की डिमांड रहती थी कि अगर हमने दिन का काम किया तो दिन के काम के लिए उसी दिन हमारा भुगतान करो, हाथों हाथ पैसा मिलना चाहिए। तो अगर हाथों हाथ पैसा मिले तब तो चलो, अगर न्यूनतम मजदूरी अगर मिल भी जाए तो 250-300 रुपए की बात है, तो आपको 300 रुपए के नोट मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ हाथों हाथ नहीं मिलेगा, 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको 500 और 1000 के नोटों में मिलेंगे। अभी आप चले जाइए, जो मिड डे मील के काम करने वाली महिलाएं हैं, 1000 रुपए मिलते हैं। बिहार में हम लोगों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हुई, शायद आजकल 1500 रुपए मिलने लगे हैं। तो मिड डे मील में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं को जो पैसे मिलते हैं वो 500 और 1000 रुपए के नोटों के माध्यम से ही पैसे मिलते हैं। तो 500 और 1000 रुपए के नोट सबके पास है। और इसीलिए जो प्रोफेसर पटनायक कह रहे थे कि आपने ब्लैक इकोनॉमी के चक्कर में जो व्हाइट इकोनॉमी है, जो ईमानदार लोगों की जो एक तरह से हमारी जो कैश इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी पर आपने हमला कर दिया, उस इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया। और ये जो हुआ है, इसके चलते जो चारों तरफ काम ठप हो गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और पूरे लोग दिहाड़ी बर्बाद करके, दिन का काम बर्बाद करके बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये जो हम नज़ारा देख रहे हैं, हम तो हमेशा बहुत सारे लोगों से बहस होती है, लोग कहते हैं कि भाई आप लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। तो सोशलिज्म ने क्या दिया? शॉर्टेज दिया है। सोशलिज्म में लोगों के ब्रेड के लिए, रोटी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तो शॉर्टेज और कहीं ब्रेड किसी किसी खास दौर में जरूर हुए हैं। लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं सुना है कि मोदी जी के फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में, इस फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में जहां आपको अपने पैसे निकालने के लिए सारा काम छोड़ करके बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर आपको लाइन लगाना पड़े, आपने पैसा लेने के लिए उसमें आपके हाथ में स्याही लगाया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि स्याही नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो चुनाव वाला है, वो आप नोट में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वोट वाला है। वो नोट वाला है कि वोट वाला है, वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें अपने पैसे आप दिन भर का समय बर्बाद करके निकालेंगे, उस पर आपको मार्क कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरे देश में फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का ये जो नजारा है, जहां रातों रात पूरे देश के तमाम लोगों को घर से निकाल करके सड़क पर उतार दिया गया, कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान को इस सफरिंग में एक कर दिया गया, इस परेशानी में, इस पूरे लोगों के ऊपर जो एक तरह से जंग थोपी गई, इसमें एक किया गया। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम समझते हैं कि ब्लैक मनी पर बहस चले, लेकिन ये जो आर्थिक आपातकाल हमारे ऊपर थोप दिया गया, ये जो लोगों के रोजी रोटी पर जबरदस्त हमले कर दिए गए, इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। और ये इस पर जो सरकार, आप देख लीजिए, अभी बात हम सुन रहे थे कि मोदी जी इसका जवाब पार्लियामेंट में नहीं देंगे, घोषणा मोदी जी करेंगे लेकिन जवाब कोई और देगा। अब ये जो पूरे देश में आप देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग मर रहे हैं, वो रिपोर्ट आ रही है 50 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब कह रहे हैं कि भाई राशन दुकान, राशन के लाइन में भी तो लोग मरते थे, पानी के लिए लाइन में भी तो लोग मरते थे। शायद वो ठीक कह रहे हैं कि पहले वो चावल और गेहूं वाले राशन की लाइन में मरते थे, अब ये नोटों की जो नई राशन व्यवस्था आपने चालू की है, वो नोटों के राशन के लाइन में आप लोग मर रहे हैं। तो लोगों को मरने के लिए आप चॉइस दे रहे हैं कि आप कैसे मरना पसंद करेंगे। आप क्या किसी कम्युनल राइट में मरना पसंद करेंगे, आप किसी फेक एनकाउंटर में मरना पसंद करेंगे, या बड़े आराम से आप बस नोटों के लाइन में खड़े होकर के मरना पसंद करेंगे। तो चॉइस अगर एक्सपेंड हुआ है देश में, तो जीने के लिए चॉइस एक्सपेंड नहीं हुआ है। हम कैसे जिएंगे उसका चॉइस नहीं बढ़ रहा है, हम कैसे मरेंगे, कैसे मरना पसंद करेंगे, इसके लिए लोगों के सामने बड़ा चॉइस दिया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ पूरे देश में एक नया, इसको अगर फैसिज्म आ रहा है नहीं आ रहा है उस पर अलग बहस है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के नाम पर जो ऑटोक्रेसी है, जो तानाशाही है, ये सबको दिख रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तानाशाही से हर तरह से, राजनीतिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, और हमारी जिंदगी जिसको पटरी से उतार दिया गया, पूरे लोगों को एक तरह से पटरी से उतार दे करके उस पर लोग मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपके पास अगर नोट नहीं है तो आप प्लास्टिक से पेमेंट करो, रोटी नहीं है तो केक खाओ। ये जमाना हिंदुस्तान में जो आ गया है, जो चाय बेचने के नाम पर आए और आज हमारे पूरे लोगों के साथ ये जो मजाक जो हो रहा है, इसका जवाब देना होगा। और शायद जो चुनाव भी आने वाले हैं
मैं तो समझता हूँ कि नोटों की लाइन में जो लोग खड़े हैं वो जब कल किसी दूसरे लाइन में खड़े होंगे, वोट के लाइन में जब खड़े होंगे तो जरूर जवाब वो देंगे। लेकिन ये इस पे भी एक सवाल है, इसमें भी एक सवाल है। मैं जब आ रहा था अपने दफ्तर से एक ऑटो में चढ़ करके, तो ऑटो वाले से बात हो रहा है। ऑटो वाले से जब बात हो रही थी तो ऑटो वाले ने कहा कि ये तो बहुत ऑटो वाले बहुत खुश है इससे। 90% तुरंत उन्होंने आंकड़ा भी दे दिया कि 90% ऑटो वालों से आप बात कर लीजिए, 90% बहुत खुश है। इसमें क्या मुश्किल से 10% लोगों को दिक्कत हुई होगी। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लंबी लाइन लग रही है, ये तो अपोजिशन पार्टी वाले 500 रुपए दे करके लाइन लगवा रहे हैं। तो ये प्रचार भी हो रहा है, और इस प्रचार को भी एक तरह से मानने वाले, समझने वाले ऐसे लोग भी हैं। और इसीलिए ये जो इस समय देश में जबरदस्त हमारे ऊपर लड़ाई है, वो काला धन की समझदारी के सवाल पर, पूरे देश में हमारे रोजी रोटी के अधिकार के सवाल पर, हमारे जीने के अधिकार के सवाल पर, हमारे लोकतंत्र पर, हम समझते हैं कि इस पूरी बहस में हम लोगों को जम के लड़ना पड़ेगा। और इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के अधिकार को बचाने के लिए, अपने जीने का जो हक है, उस जीने के हक को पूरे शान के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरे तमाम अधिकारों के साथ उस हक को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर ये तुगलकशाही देश पे आई है, ये तुगलकी फरमान अगर आया है, ये हिटलरशाही अगर चल रही है, तो जरूर इस हिटलरशाही का जवाब उसी तरह से देना होगा जैसे हमेशा हमेशा दुनिया में लोगों ने हर हिटलरशाही का जवाब दिया है। मैं समझता हूँ कि हम इसी दौर में हैं, हमें इसकी तुरंत बिना देर किए तैयारी करनी चाहिए, और ज़रूर हम लोग इसमें जीतेंगे। और जीत ये तुगलकशाही और हिटलरशाही की नहीं होगी, जीत जनता की और उनके जीने के अधिकार की होगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।